हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए, हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स को लगाएंगे और इसमें आपको 40 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आपने ये क्वेश्चन खत्म कर लिए तो आपका हरित क्रांति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। और ये यूपीपीएससी है ना, यूपीपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उनके क्वेश्चन पेपर को देख करके ये क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा यूपीएससी के थ्रू जो भी एग्जाम करवाए जाते हैं उसमें जो भी हरित क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो। और इसके अलावा मैंने इन क्वेश्चन पेपर्स का भी एनालिसिस किया है, इनके द्वारा जो कराए जाते हैं उसमें से आपको ऐसे ऐसे अब टॉपिक कराऊंगी मैं इस प्लेलिस्ट में, जिसमें आपको हरित क्रांति का टॉपिक मिलेगा। तो इसमें आपको ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कि आपको मतलब कि ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, टॉपिक मिलेंगे जिसमें आपको 1, 2 या 3 है ना, 3 नंबर तक आपके फाइनल हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक टॉपिक को पढ़ के आप 3 नंबर तक अच्छे कर सकते हैं तो इससे बड़ी आपके लिए क्या फायदा हो सकता है ना, इससे ज़्यादा आपका क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें जो है आपको ये टॉपिक खत्म मिलेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इसमें आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की स्थिति को ठीक करने के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि सर्वप्रथम किस अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक ने गेहूं की एक किस्म तैयार की जिसको नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिको की किस्म के साथ मिलाकर संकरित किस्म बनाई थी, ठीक है। तो इन्होंने ये जो द्वितीय वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार आप जानते हैं कि 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, है ना। तो ये जो है सेकंड वर्ल्ड वार जब हुआ था तो इसमें जो है जापान पर क्या किया था, अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था, है ना। तो जापान की स्थिति जो थी वो बहुत खराब हो गई थी। तो अमेरिका ने ही बम गिराया था, तो अमेरिका ने ही जापान की स्थिति को सुधारने का ठेका लिया, है ना। और तो उसने क्या किया था, वहाँ के जो कृषि वैज्ञानिक थे इन्होंने ही एक किस्म तैयार की थी सबसे पहले, ठीक है। तो कौन सी थी, वो कौन थे, है ना। तो एस सिसिल सेल्मन इन्होंने किस्म तैयार की थी, बाद में जिसे नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिको की किस्म के साथ मिला करके एक संकरित किस्म तैयार की थी जिसका नाम था HYV, है ना, HYV किस्म, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, उन्हें किसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड। जब वर्ल्ड की बात आती है तो हो जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, है ना, नॉर्मन बोरलॉग। और इनका जन्म कब हुआ था, 25 मार्च 1914 में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि किस देश को नॉर्मन बोरलॉग के निवास स्थान के नाम से जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे ही ये यहाँ पे पैदा हुए थे और इनका निवास स्थान यही था, ठीक है, पहले, है ना। तो ये जो है ये कहाँ पे पैदा हुए थे, अमेरिका के आइजवॉल में, आइवोआ में पैदा हुए थे। यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन, आइवोआ में पैदा हुए थे। और इन्होंने क्या किया था कि और हाँ, जब भी ये आता है कि इनका कर्म क्षेत्र, जब भी ये पूछा जाए कि इनका कर्म क्षेत्र कौन सा था तो हमेशा मैक्सिको का नाम आता है। यहाँ पे ये इनका निवास स्थान था और मैक्सिको इनका कर्म क्षेत्र था, ठीक है। तो इन्होंने मैक्सिको में क्या किया था कि गेहूं की एक उच्च उत्पादकता वाली किस्म विकसित की थी। और इसके बाद जब इन्होंने ये मैक्सिको में किस्म विकसित की तो इसका फायदा किन किन देशों को मिला था, भारत, पाकिस्तान और इसके अलावा मैक्सिको को, है ना, ठीक, मैक्सिको को खुद, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये किस्म पैदा की थी और इसीलिए इनको क्या भारत में, सॉरी, इन पूरे वर्ल्ड में इनको जो है ना फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं कि वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्म जो HYV को विकसित करने कि उनके कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो 1970 में इन्हें प्रदान किया गया था कौन सा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को इनमें से किन पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है ना। तो जब टफ क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नोबेल पुरस्कार तो दिया गया था उन्हें। इसके बाद सेकंड, अमेरिकी राष्ट्रपति मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार भी इन्हें दिया जा चुका है ना। इनके साथ 7 लोगों को और ये पुरस्कार मिल चुका है ना, यानी कि ये 7 लोगों में शामिल थे, ठीक है। तो थर्ड क्या है, कांग्रेसनल गोल्ड मेडल ये भी मिला है, यानी कि ये सभी पुरस्कार इनको मिले हुए हैं, ठीक। पांचवा क्या है कि बोरलॉग को वर्ष 1906 में भारत का कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था। तो 1906 में कौन सा प्रदान किया गया था, पद्म विभूषण से, भारत का पद्म विभूषण इन्हें दिया गया था, ठीक है। चलिए 6 पे आते हैं। 1963 में बोरलॉग ने अपनी विकसित गेहूं की किस्म
भारत की जलवायु में आजमाने के लिए एमएस स्वामीनाथन के साथ मिलकर भारत के किस संस्थान में शोध कार्य प्रारंभ किया था? तो सबसे पहली बात 1963 में जो है वो बोरलॉग भारत आए थे और इन्होंने एमएस स्वामीनाथन, अब एमएस स्वामीनाथन कौन है? जो कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर बोले जाते हैं, है ना, तो कहा जाता है इनको। तो इन्होंने मिलकर के किस संस्थान में शोध कार्य प्रारंभ किया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूसा कृषि शोध संस्थान में ये इन्होंने शोध कार्य प्रारंभ किया था, ताकि जो भी ज्यादा से ज्यादा फसलें हैं इनका विकास किया जा सके, इनकी अच्छी किस्म विकसित की जा सके। ठीक है। 7th है कि सदाबहार क्रांति, जिसे कि हरित क्रांति भी बोला जाता है, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसके द्वारा प्रयोग में लाई गई थी? ठीक है। तो सदाबहार हरित क्रांति करके लिखा जाता है और कभी कभी सदाबहार क्रांति भी बोल दिया जाता है। ठीक है। तो ये जो हरित क्रांति है ये इसके जनक कौन कहे जाते हैं, या फिर इस कृषि उत्पादन के लिए किसके द्वारा प्रयोग में लाई गई थी? तो ये किसके द्वारा? एमएस स्वामीनाथन। देखिए दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो एमएस स्वामीनाथन, इनको आप ये देख सकते हैं। ठीक है। इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, है ना, भारत में बोला जाता है। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? जो मैक्सिको की एक ये जो उच्च उत्पादकता वाली गेहूं की किस्म थी, उसको क्या किया था? पंजाब की जो घरेलू किस्म थी गेहूं की, उसके साथ मिलाकर एक संकरित बीज का निर्माण किया था। ठीक है। तो इन्होंने इसलिए इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है। ठीक है। 8th पे आते हैं, हरित क्रांति के अंतर्गत HYVP का मतलब क्या था? ठीक है। तो सबसे पहली बात की हरित क्रांति के अंदर क्या था ये तो भी देखेंगे। सबसे पहले बात HYVP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, हाई यील्डिंग, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम बोला जाता है। और ये इसका मतलब क्या था? उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज को तैयार करना, है ना, इससे इसका मतलब था। ठीक है। तो चलिए 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 1965 में भारत में कृषि मंत्री जो थे वो कौन थे? तो 1965 में आप लोग जानते हैं कि 1966-67 का वर्ष जो है वो हरित क्रांति का वर्ष माना जाता है भारत में। ठीक है। तो 1966 में हरित क्रांति को अपनाया भी गया था। तो इसके पहले जो कृषि मंत्री थे, अब कृषि जो मंत्री थे उनका बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए इनका नाम आ रहा है। तो इस 65 में कौन से भारत के कृषि मंत्री थे? तो सी सुब्रमण्यम थे। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहली बात तो जो मैक्सिको का की जो उच्च उत्पादकता वाली किस्म थी, इसके लगभग 18,000 टन जो है इसका आयात, बीज का जो बीज था ना, इसका आयात करवाया था। इसके अलावा यही नहीं, इन्होंने ये भी किया था कि जो कृषि विकास केंद्र हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, विकास नहीं विज्ञान, ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इनके माध्यम से किसानों को जानकारी उपलब्ध कराई थी। तीसरा ये काम किया था कि सिंचाई के लिए इन्होंने नहरें बनवाई। ठीक है। और यहाँ तक कि कुएं भी खुदवाए थे। ठीक। और इन्होंने किसानों के दामों की गारंटी भी दी थी, कि यानी कि इन्होंने कहा था कि इन्हें उचित मूल्य उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा अनाजों को रखने के लिए इन्होंने गोदाम भी बनवाए थे, है ना। तो इतना बहुत ज़्यादा काम किया था ताकि भारत की स्थिति को सुधार किया जाए, है ना। तो इन्होंने ये चीज़ भी कहा था। हाँ, एक चीज़ और कि जब ये कृषि मंत्री थे तो उस समय जो है यहाँ के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। और इन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ के योगदान दिया था और इन्होंने उस समय को कहा था कि समय की मांग है ये, है ना, समय की मांग है ये कि इसको अपनाया जाना चाहिए। ठीक है। अब 10वां क्या है कि भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण कब से कब तक चलाया गया था? तो प्रथम चरण चला था 1966 से 1981 तक। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि भारत में हरित क्रांति को किस वर्ष अपनाया गया था? भारत में कब अपनाया गया था? 1966 में अपनाया गया था। ठीक, 66-67 बोल सकते हैं। ठीक। अब 12 क्या है कि जुलाई 1968 में किसके द्वारा गेहूं की क्रांति के आगाज का ऐलान किया गया था? ठीक, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद गवर्नमेंट आई थी इंदिरा गांधी की, है ना। तो इनके द्वारा ही क्या किया गया था कि गेहूं की क्रांति का आगाज कर दिया गया था।
ठीक। अब 13वां क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया गया था। तो सबसे पहली बात क्या हुआ था कि रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाएगा, इस पे जोर दिया गया था। HYV बीजों का प्रयोग किया जाएगा, ये तो आप बार बार सुन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कीटनाशकों का बेहतर प्रयोग किया जाएगा, यानी कि ये सभी प्रयोग किए गए थे, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बात को हरित क्रांति में 1965 के बाद अधिक महत्व दिया गया, जिसे हरित क्रांति की एक उपयुक्त परिभाषा माना जा सकता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि उच्च उत्पादक देने वाली किस्म के बीज, उर्वरक, सिंचाई तकनीकों का प्रयोग ये हुआ था, ठीक है। ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक सुनिश्चित पहुंच, है ना। यानी कि ग्रामीण का विद्युतीकरण और इसके अलावा कृषि उत्पाद जो होंगे उनकी बाजार तक सुनिश्चित पहुंच होगी, ठीक, ये भी कहा गया था। फिर ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना, है ना, सड़क और विपणन कार्य इन सबको बढ़ावा देना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ताकि जिससे कि हरित क्रांति की एक परिभाषा के रूप में देखा जा सकता है, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक। 15 है कि हरित क्रांति के मूल तत्व क्या थे, है ना। अब ये तत्व आ जाते हैं। इसका क्या था कि कृषि क्षेत्र का विस्तार, है ना, कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया, दोहरी फसल प्रणाली अपनाई गई, ठीक है। इसके अलावा कि उन्नत अनुवांशिक बीजों का प्रयोग किया गया था, और इसके अलावा हरित क्रांति में मुख्य फसलें कौन सी थी, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, है ना, ये मुख्य फसलें थी जो महत्वपूर्ण फसलों के रूप में शामिल किया गया था। लेकिन गैर खाद्यान्न फसलों को नई रणनीति के दायरे से बाहर रखा गया था। गैर खाद्यान्न फसलें हैं उनको अलग कर दिया गया था। गेहूं की कई वर्षों तक हरित क्रांति का मुख्य ही आधार बना रहा। तो ये सारी ही बातें इसके मुख्य तत्वों में शामिल की जा सकती हैं, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन पे आते हैं कि हरित क्रांति के अंतर्गत HYV बीजों के आरंभिक साइट के रूप में सर्वप्रथम किस राज्य को चुना गया था। तो सबसे पहली बात कहाँ पे प्रयोग किया गया था, तो पंजाब में। देखिए इसकी इमेज थोड़ी सी छोटी हो गई है, वेट, देखिए यहाँ पे ये इंडिया है, इसको मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे पंजाब में आता है, ठीक है, इंडिया के ऊपर दक्षिण पश्चिम में, सॉरी उत्तर पश्चिम में, है ना, उत्तर पश्चिम में आता है, ठीक है। तो पंजाब था, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम, जो उत्तर प्रदेश था वो वाला क्षेत्र था, लेकिन मेन स्टार्ट हुआ था पंजाब से, ठीक है। अब 17 क्या है कि उन्नत पैदावार वाली किस्म के बीज HYV की शुरुआत किस फसल से की गई थी, ठीक है। तो और इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति किसके उत्पादन में हुई थी, तो 1947 में स्वतंत्रता मिली थी। उसके बाद जो है जब ये हरित क्रांति वाला काम हुआ था, है ना, हरित क्रांति जब अपनाई गई थी उसके बाद जो है तभी से पैदावार हुई थी, तो गेहूं, है ना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बंगाल का जो अकाल पड़ा था, है ना, बंगाल का जो अकाल पड़ा था उसके बाद ही भारत की स्थिति को सुधारने के प्रयास किए जा रहे थे। तो इस प्रयास में गेहूं को सबसे पहले महत्व दिया गया था, ठीक है। गेहूं, सेकंड नंबर पर चावल आ जाता है। अब 18वां क्वेश्चन है कि भारत में उच्च उत्पादक बीज प्रयोग के कार्यक्रम की शुरुआत किस देश आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई थी। तो किस देश से आधारित था वो, संयुक्त राज्य अमेरिका में आधारित था। अब याद देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका और इसमें ये USA, और इसके अलावा आप जानते हैं कि अलास्का वाला रीजन भी USA में आता है, ठीक है। अब 19 है कि भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सफल रही। तो सबसे ज्यादा सफल किस में रही, गेहूं और चावल, है ना, सब फर्स्ट नंबर पर गेहूं, देन सेकंड नंबर पर चावल आ जाता है, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया था, यानी कि खाद्यान्न में किसका अंश कम हो गया था। तो मोटे अनाज में कुछ चीजें शामिल थी, लेकिन मोटे अनाज, इसके अलावा तिलहन और दलहन, है ना, केवल पहला ये जो था इनका अंश थोड़ा कम हो गया था, ठीक है। अब 21 क्या है कि भारत केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा जो थी वो कब की गई थी, तो 28 जुलाई 2000 को की गई थी, ठीक है। फिर 22 क्वेश्चन पे आते हैं कि नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 के तहत की गई परिकल्पना को प्रस्तुत किया गया था, किसमें प्रस्तुत किया गया था, तो इंद्रधनुष क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया गया था, है ना। फिर 23 पे आते हैं कि इंद्रधनुष क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो सबसे पहली बात हरित क्रांति, लाल क्रांति, श्वेत क्रांति, इससे भी है। नीली क्रांति, रजत क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति और सुनहरी क्रांति, यानी इन सभी से है। इंद्रधनुष क्रांति इसीलिए आई थी ताकि इन सभी क्रांतियों को इसमें शामिल किया जा सके और अच्छा उपज के लिए ध्यान दिया जा सके, ठीक है। 24 है कि भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय द्वारा जीरो टिल बीज
एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया था? किस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था भारत में? तो जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय था पंतनगर उत्तराखंड में, इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, अब आते हैं 25 क्वेश्चन पे आते हैं। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल जो थी वो कौन सी थी? तो पादप फसल जो थी जैपेनिका चावल के लिए जो जैपेनिका चावल का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब 26 है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो वो जो पंचवर्षीय योजना थी वो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी। अब आप लोग ये जानते हैं कि सेकंड पंचवर्षीय योजना जो थी वो इसका दौर कब से कब तक था? 1961 से 1966 तक था। और 1966 से ही क्या वो स्टार्ट हुआ था हमारे यहाँ हरित क्रांति, है ना, 66-67 में। अब 27 है कि राष्ट्रीय कृषि नीति के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में की गई थी, है ना? राष्ट्रीय कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में कृषि क्रांति की शुरुआत जो थी वो 1960 के दशक में की गई थी। ठीक, अब 28वां है कि हरित सोना क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? तो बांस के उत्पादन से बोला जाता है इसे। ठीक है, 29 है कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा हरित क्रांति कृषोन्नति योजना की शुरुआत जो थी वो कब की गई थी? हरित क्रांति कृषोन्नति योजना की शुरुआत की गई थी 2005 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन। 30 है कि कृषि क्रांति की शुरुआत 1964-65 में हुई जिसे ऑपरेशन फ्लड कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। ठीक है, तो श्वेत क्रांति को बोला जाता है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड किसे बोला जाता है? श्वेत क्रांति को। अब 31 यहाँ पे आ जाते हैं। अब आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हरित क्रांति के जनक में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है, हरित क्रांति का भारत में जनक कौन है ना? इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जनक हैं उनके पूछ ले जाते हैं, लेकिन ये जो नीली पीली लाल क्रांति गोल क्रांति ये सब के जनक इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। क्यों नहीं पूछा जाता है? क्योंकि इसमें एक ही नहीं दो लोगों के मिलके सहयोग से हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ उन चीज़ों को जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हरित क्रांति जो थी वो मतलब कौन सी क्रांति किससे संबंधित थी ये हम लोग जानेंगे, यानी कि विच रिवोल्यूशन रिलेटेड टू होम, है ना, किससे संबंधित था। अब हरित क्रांति जो थी वो किससे संबंधित थी? खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक, ऐसे ही आ जाता है और मैचिंग वर्ड में आपका सारा गलत हो जाएगा, इसलिए बहुत अच्छे से याद करिएगा इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब पीली क्रांति जो थी वो तिलहन उत्पादन से। पीली है, देखिए येलो है, ये सरसों भी येलो होता है, जो येलो वाला सरसों आता है, इससे याद कर सकते हैं। नीली जो है मछली उत्पादन, यानी कि मछली की आइज जो होती है वो नीली होती है, आप जानते हैं, है ना, तो इससे समझ सकते हैं। और या फिर मछली नीले जल में रहती है, ऐसा समझ सकते हैं। तो नीली क्रांति मछली से संबंधित है। अब लाल क्रांति आप जानते हैं मांस जो होता है वो रेड होता है, टमाटो भी रेड होता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। अब काली क्रांति पेट्रोलियम, आप जानते हैं पेट्रोलियम का रंग जो होता है वो काले रंग का होता है, तो इससे समझ सकते हैं। गोल क्रांति, गोल कौन सा अगर जिसमें देखा जाएगा सब्जियों में आलू आ जाता है ना, तो ये याद रहेगा कि गोल सिर्फ आलू के बारे में कहा गया था, तो आपको याद आ जाएगा गोल क्रांति किससे संबंधित है। अब यहाँ पे गुलाबी क्रांति जो है वो मांस निर्यात, झींगा मछली और प्याज, है ना। आप जानते हैं कि प्याज जो होता है हल्का सा पिंकिश होता है ना, पिंकिश क्या समझ सकते हैं इसको ऐसे। मांस भी हल्का सा इसमें होता है, मांस के निर्यात से लेकिन संबंधित है। ठीक है, और झींगा मछली, ठीक, इसका थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा लेकिन आ जाएगा। श्वेत क्रांति आप जानते हैं दूध जो होता है व्हाइट होता है, ठीक है, और दूध उत्पादन को ही ऑपरेशन फ्लड के रूप में श्वेत क्रांति को माना गया है। ठीक है, तो श्वेत क्रांति जो है वो दूध उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? फल और सब्जी उत्पादन, यानी कि उद्यान कृषि से। फल और सब्जी आप जानते हैं सुनहरे हरे भरे फल होते हैं ना, तो ऐसे समझ सकते हैं। फिर भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक उत्पादन और गैर परंपरागत स्रोत के लिए है। ठीक है, उर्वरकों के उत्पादन के लिए है। आप जानते हैं कि मिट्टी का रंग भूरा होता है और उर्वरक जो है कहाँ पे मिलाए जाते हैं? मिट्टी में मिलाए जाते हैं ना, कि ताकि फसल की पैदावार अच्छी हो सके। तो भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित हो गई। ठीक, ग्रे क्रांति जो है वो बागवानी और शहद से, इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं आप, है ना, बागवानी और शहद का इसका याद रखना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ही उठाया मैंने ना, तो ये सारे क्वेश्चन में आए हुए हैं, आप खुद देखिएगा तो आपको इंपॉर्टेंट पता चल जाएगा। रजत क्रांति जो है वो मुर्गी पालन और अंडे से संबंधित है ना।
मुर्गी पालन और अंडा अगर बात आ गई तो रजत से है। ठीक, ये बोला जाता है कि सोना देने वाली मुर्गी है ना, ऐसे ही बोला जाता है ना। तो सोना जो होता है वो तो स्वर्ण में आ जाता है, लेकिन आप उसको वाइट कलर का जो अंडा होता है जो वाइट कलर का होता है, तो ऐसे समझ सकते हैं। तो आपको याद रहेगा कि सिल्वर क्रांति मुर्गी पालन से संबंधित है। ठीक, अब इंद्रधनुषी क्रांति जो है आप जानते हैं हरी, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूधूसर अन्य सभी क्रांतियों के साथ चलने का एक लक्ष्य है। ठीक है, इसलिए इसे बोला जाता है इंद्रधनुषी क्रांति। ठीक है, चलिए अगर आपको सारी चीजें समझ में आई हो, अगर हमारा समझाना समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान रखिएगा। थैंक यू।